नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हुए प्रमुख किसान विद्रोहों के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने 1857 की क्रांति से पहले हुए जितने भी विद्रोह हैं उनको हम लोगों ने डिटेल से देखा था। सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, उन सबको देखा था। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति को हम लोगों ने विस्तार से देखा। अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप लोग उसको देखिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद जो कि क्या परिवर्तन हुआ था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में सीधे ब्रिटिश संसद अथवा कहें महारानी का शासन शुरू हो जाता है 1858 के बाद। तो जो विद्रोह हुए हैं आधुनिक काल में तो उसको दो भागों में बांटा गया है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक 1857 की क्रांति के पहले के विद्रोह और दूसरा 1857 की क्रांति के बाद के विद्रोह। 1858 के बाद ना, मतलब इस क्रांति के बाद किसानों ने बहुत सारे विद्रोह किए थे, तो उन्हीं में से कुछ को हम लोग देखेंगे। हालांकि कुछ विद्रोह जिनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, मैं उनका अलग से डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। जैसे कि पहले के भी सन्यासी विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, इनको डिटेल में पढ़ना है। और इस वाले के भी कुछ विद्रोह को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसमें जो है एक साथ सबको देखेंगे। तो जो सबसे पहला विद्रोह है वो है नील आंदोलन। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है नील आंदोलन के विषय में। ये जो नील आंदोलन है ये बंगाल प्रांत से संबंधित था। नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच में हुआ था। अब देखिएगा, ये जो नील है ये कपड़ों को रंगने के काम में आता था। कपड़ों को जो है कलर करने के काम में। पहले तो ऐसे रासायनिक कलर नहीं हुआ करते थे, तो जो नील है प्रकृति से जो भी मिलता था उसी से रंग किया जाता था। तो जो अंग्रेज थे वो भारत से नील काफ़ी लेकर के जाते थे और यहाँ के किसानों पर दबाव बनाते थे नील की खेती करने के लिए। लेकिन ये था कि नील की खेती अगर किसी खेत में किया जाए तो खेत जो है अनुपजाऊ हो जाता था। चलो ठीक है, ये चीज़ अनुपजाऊ हो जाता था तो किसान जो है नील की खेती करके तो पैसा कमा सकता था ना, क्योंकि नील की खेती में बहुत ज़्यादा पैसा था। लेकिन जो अंग्रेज थे वो किसानों को उचित दाम नहीं देते थे, तो इस कारण से किसान जो है नील की खेती करने से बचते थे। इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होने के बावजूद भी, क्योंकि मुनाफा उनको मिल नहीं पाता था। और अलग से फिर जो खेत है वो अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती थी। मतलब नील की खेती करने के बाद अगर किसान उस खेत में अनाज उत्पादन करना चाहता है, धान या गेहूं, तो वो जो है अधिक उत्पादन नहीं देता था। तो इसी कारण किसान जो है नील की खेती से बचते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो जबरन किसानों को नील की खेती करवाते थे, उनको मारते पीटते थे, धमकी देते थे। तो ये चीज था। तो ये जो है बंगाल बिहार के किसानों द्वारा किया गया था नील आंदोलन। तो ये भी हो गया। ददनी प्रथा एक दिया हुआ है जो कि इससे संबंधित है। देखिए ददनी प्रथा क्या था, तो ये जो नील के जो किसान होते थे ना उनको अंग्रेज एडवांस में पैसे दे देते थे नील की खेती करने के लिए और किसानों से करारनामा कर लेते थे, मतलब एग्रीमेंट करवा लेते थे। उसमें किसानों के हस्ताक्षर ले लेते थे, मतलब किसान अंगूठा लगा लेते थे। पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, अंगूठा लगा लेते थे। तो अंग्रेज जो है एक पेपर तैयार कर लेते थे, कागज तैयार कर लेते थे कि फला किसान को हमने जो है नील की खेती के लिए इतना इतना रुपया एडवांस दे दिया है। तो अगर वो किसान नील की खेती करने से मना करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। तो इस डर से किसान जो है नील की खेती जबरदस्ती करते थे। तो ये जो एडवांस पैसा देने की जो प्रथा थी इसी को ददनी प्रथा बोला गया। आपसे पूछा जाएगा ददनी प्रथा का संबंध किस विद्रोह से है, तो ये नील आंदोलन या फिर नील विद्रोह से संबंधित है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने 1859-60 में ये विद्रोह किया था। उसके बाद देखिएगा एक मैंने नाम लिखा है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, दीनबंधु मित्र। इन्होंने एक पुस्तक लिखा नील दर्पण। ये जो नील दर्पण है ना, इसमें ये जो नील आंदोलन है इसके बारे में उन्होंने लिखा था। मतलब जो आंदोलन हुआ था, जो किसानों ने आंदोलन किया, तो उसको इन्होंने नील दर्पण में लिखा है। जैसे कि हम लोगों ने सन्यासी विद्रोह पढ़ा था ना, सन्यासी विद्रोह पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगाल के साहित्यकार थे, बांग्ला साहित्यकार, तो उन्होंने सन्यासी विद्रोह पर एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ के नाम से। और उसी से हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी उसमें उन्होंने लिखा था। तो ये चीज़ था। आगे मैं और कुछ बताऊंगा। हाँ, तो इस आंदोलन के ना
जो नेतृत्व करता थे, जो लीडर थे, उनके नाम आप लोग याद रखेंगे। एक तो था दिगंबर, मैंने यहां लिखना भूल गया, दिगंबर, और दूसरा था विष्णु विश्वास। ये दोनों जो है इसके नेता थे और इनका जो आंदोलन था ये सफल रहा था। अंग्रेजों को नील की खेती को समाप्त करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी ना कालांतर में नील की खेती अनवरत जारी रही। मतलब कि जो अंग्रेज थे वो किसानों को डरा धमका करके उनसे नील की खेती करवाते थे या फिर उनसे जाली करारनामा भी कर लेते थे पैसों के लिए। भले खेती ना हो लेकिन जाली पेपर तैयार कर लेते थे। आगे चल करके महात्मा गांधी जी का जब आगमन होता है भारत में, तो 1917 में बिहार के चंपारण में एक विद्रोह हुआ था ना, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तो वो भी इस नील की खेती को लेकर के हुआ था। नील की खेती को ना उस समय समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है जो कर होता था नील की खेती पर वो जबरदस्ती किसानों से ले रहे थे। तो इनका जो नील आंदोलन है 1859 से 60 के बीच वाला, ये पूरी तरह से सफल रहा और नील की खेती को समाप्त किया गया। लेकिन किसानों का जो उत्पीड़न है वो कम नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ। मतलब जो अंग्रेज व्यापारी थे जो इससे मोटा मुनाफा कमाते थे, वो लोग जो है चोरी छुपे इसकी खेती करवाते थे। हालांकि बाद में फिर रासायनिक रंग आ गया तो इसकी खेती काफ़ी कम होने लगी, लेकिन टैक्स जो है अंग्रेज अधिकारी इनसे लिया करते थे जबरन। तो वो चंपारण सत्याग्रह में उसके खिलाफ फिर आवाज़ उठाया गया। तो ये था नील आंदोलन, ध्यान रखेंगे। कौन नेतृत्व करता? दीनबंधु मित्र, इनको भी ध्यान रखना। अगला जो विद्रोह है वो है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह अथवा पाबना किसान आंदोलन, जो कि 1873 से 1876 के बीच में बंगाल के पाबना नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, पाबना में एक स्थान है यूसुफ सराय, यहाँ पर किसानों ने एक किसान संघ गठित करके इस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखो, इस आंदोलन मतलब ये जो आंदोलन है क्यों हुआ था, तो ये आंदोलन ना अंग्रेजों के विरुद्ध न हो करके जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया, जिसके तहत बंगाल की संपूर्ण भूमि जो भू राजस्व के दायरे में आती थी उसका मालिक बना दिया गया जमींदारों को। तो जमींदार जो है भूमि का स्वामी होता था और किसान भूमि का किराएदार होकर के रह गया। तो अब जो जमींदार है वो किसानों को जब चाहे उनके भूमि से बेदखल कर सकता था या फिर उनको दूसरी जगह भेज सकता था या फिर उनको जमीन दे ही नहीं सकता था, मतलब कि जमीन देने से मना भी कर सकता था। तो ये जमींदार के ऊपर था, क्योंकि जमींदार भूमि का मालिक था, वो अपने भूमि किसी को भी दे। वो किसी किसान से अगर उसका कुछ मनमुटाव हो गया तो वो उस किसान को हो सकता है ज़्यादा किराए में भूमि दे या फिर उसको भूमि दे ही ना, तो उस किसान को दूसरे जगह जाना पड़ सकता है। तो किसान जो है बड़े परेशान थे, उनको हमेशा ये डर लगा रहता था कि उनको कभी भी उनके ज़मीन से बेदखल कर दिया जा सकता है। मतलब जिस भी खेत पर वो काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किराया दे करके कभी भी उससे उनको बेदखल कर किया जा सकता है। इसके अलावा जो भूमि का किराया था बहुत ज़्यादा था। तो इन्हीं सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1859 में बंगाल किराया अधिनियम लाया और इस बंगाल किराया अधिनियम के तहत ये बोला गया कि जो जमींदार हैं वो एक निश्चित सीमा तक ही किराया ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। तो पहले क्या होता था, जमींदार मनमाना भूमि का किराया लेते थे। तो अब जो है सीमा तय की गई कि इससे ऊपर कोई भी जमींदार नहीं लेगा। दूसरा चीज ये बोला गया कि जो भी किसान लंबे समय तक किसी खेत पर खेती कर रहा है किराया दे करके, तो वह उस भूमि का मालिक बना दिया जाएगा, ये बोला गया। तो ये चीजें जमींदारों के हित में नहीं थी, किसानों के हित में थी। तो जमींदार जो है इसका उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि बोला गया था कि निश्चित सीमा से ऊपर आप भूमि का किराया नहीं ले सकते, लेकिन जो जमींदार थे वो इसके उलट पहले जैसा ही काम कर रहे थे, मतलब कि मनमाना किराया ले रहे थे। तो जो किसान थे उनको लगा कि भाई जो अंग्रेज है उन्होंने तो हमारे लिए अधिनियम बना दिया हमारे हित के लिए, लेकिन जो जमींदार है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये लोग जो है 1873-76 में जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, किसान संघ का गठन करते हैं और अलग अलग स्थानों पर सभाओं का आयोजन करते हैं, जैसे कि ढाका हो गया, फरीदपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। जो पूर्वी बंगाल है ना, उस समय पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश, ये सब एक ही हुआ करता था। तो पूर्वी बंगाल में ये विद्रोह काफी फैला जमींदारों के खिलाफ और इसमें जो नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसमें नेता थे।
अच्छा, एक और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे ना, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, देखो बंगाल जो प्रांत है ना, उसके लिए 1853 में अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को सृजित किया गया था। तो जो बंगाल का गवर्नर था उस समय कोलिन कैंपबेल, वही 1857 की क्रांति में जो लखनऊ कानपुर में विद्रोह का दमन करने गया था ना, वही कैंपबेल इस समय बंगाल का गवर्नर था। तो उसने इस आंदोलन का समर्थन किया, मतलब जो आंदोलनकारियों की जो मांगे थी, ये लोग आंदोलन कर रहे थे, इसका समर्थन किया। मतलब कैंपबेल का कहना यह था कि भाई हम लोगों ने तो ये अधिनियम बना दिए, अब जमींदार फॉलो नहीं कर रहे हैं तो किसान तो सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा जो है गवर्नर बयान देते हैं। तो इससे किसानों को भी बल मिलता है। इसके अलावा उस समय बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हो गए, आरसी दत्त हो गए, कुछ युवा लोग भी थे जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस, इसके अलावा द्वारका नाथ गांगुली, ये सब भी जो है इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, पाबना आंदोलन, तो ये भी एक हद तक सफल रहा था, लेकिन अंग्रेज जो है जमींदारों को भी नाखुश नहीं कर सकते थे, मतलब जमींदारों को भी नाराज नहीं कर सकते थे। तो दोनों को लेकर के उनको चलना था। तो इस तरह से ये पाबना आंदोलन। अगला हम लोग देखते हैं दक्कन किसान विद्रोह। दक्कन किसान विद्रोह, दक्कन मतलब वो जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ना, वो दक्कन कहलाएगा। उसके बाद उसमें तमिलनाडु का क्षेत्र भी आएगा। तो देखिएगा कि जो दक्कन है अर्थात दक्षिण, तो वहाँ के जो किसान थे उन्होंने 1874 में विद्रोह किया था। कहाँ के किसानों ने? दक्कन के किसानों ने। और इसका जो केंद्र था पूना और अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है ना, पूना और अहमदनगर। तो यहाँ के किसानों ने ये किसके खिलाफ विद्रोह किया गया था? तो गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के विरुद्ध। देखिए जो दक्कन के जो किसान थे ना, वो लगान चुकाने के लिए, मतलब अंग्रेजों को भू राजस्व देने के लिए वो इन साहूकारों से पैसा उधार लेते थे। तो ये जो साहूकार थे ये लोग काफ़ी ज़्यादा ब्याज लेते थे और किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। तो इनसे किसान बड़े परेशान थे। तो 1874 में इन्होंने गुजराती साहूकार और मारवाड़ी साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। किसानों ने साहूकारों के घरों और दुकानों को नष्ट किया, उनके जो भी दुकान थी, प्रॉपर्टी थी, उसको नष्ट किया। आगे चल करके अंग्रेजों ने इस दक्कन किसान विद्रोह की जांच के लिए दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इन्होंने विद्रोह किया था। और फिर दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया सन 1879 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, दक्कन कृषक राहत अधिनियम दक्कन विद्रोह से संबंधित है, दक्कन किसान विद्रोह। अगला हम लोग देखते हैं कूका विद्रोह। काफ़ी बार पूछा गया है कूका विद्रोह, क्या पूछा गया है? तो ये कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। बस इतना आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न कभी मैंने देखा नहीं है, केवल ये पूछा जाता है बहुत सारे प्रश्नों में, जोड़ी मिलाओ में भी देता है, ऐसे भी पूछ लेता है कि कूका विद्रोह कहाँ हुआ। तो ये पंजाब में हुआ था। ये धार्मिक भी था और साथ ही साथ औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध भी लड़ा गया था ये विद्रोह। और ये औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह था। भगत जवाहर मल इसका जो नेतृत्व करता था ना, भगत जवाहर मल, उसका एक शिष्य था बाबा राम सिंह। तो ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, जो पीछे हम लोगों ने देखा ना, उसमें आपको एक नाम बताना था। ये जो दक्कन किसान विद्रोह है ना, दक्कन किसान विद्रोह, इसमें एक नाम मुझे बताना था, आप लोग ऐड करिएगा। दिसंबर 1874 में जब ये विद्रोह शुरू हुआ ना, तो एक साहूकार था कालू राम, ये साहूकार था। इस साहूकार ने किसी बाबा साहिब देशमुख इसको पैसा उधार दिया रहा होगा, बाबा साहिब देशमुख को, जो कि एक किसान थे और ये चुका नहीं पाए होंगे। तो जो साहूकार कालूराम था, इसने बाबा साहिब देशमुख के इनका जो घर था, उनके घर को नीलाम करवाने का आदेश कोर्ट से प्राप्त कर लिया। कब? दिसंबर 1874 में। और उसी के बाद ये वाला विद्रोह जो है शुरू हो जाता है। तो ये मतलब नीलाम उलाम करने के लिए आता होगा इसके घर में, और फिर किसान जो है फिर आंदोलित तो हो जाते होंगे। तो कालूराम साहूकार था और बाबा साहिब देशमुख ये जो है किसान थे। तो शुरू इनसे हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़के ये इसके नेतृत्व करता थे। और ये जो विद्रोह था जमींदारों के विरुद्ध था। देखो जो जमींदार वर्ग थे, साहूकार
साहूकार वर्ग थे, इन्होंने अंग्रेजों से भी ज्यादा कई स्थानों पर किसानों का शोषण किया है। मतलब कि किसानों का शोषण जितना अंग्रेजों ने किया ना, लगभग लगभग उतना ही या फिर कई स्थानों पर तो उससे ज्यादा जमींदारों और साहूकारों ने किसानों का शोषण किया है। बंगाल में जमींदारी प्रथा, जमींदार जमीन के मालिक होते थे। वहीं अगर मद्रास की बात करें तो उधर जो किसान जमीन का मालिक होता था, लेकिन लगान की दरें बहुत ज़्यादा होती थी, तो किसान जो है साहूकारों से पैसा लेकर के लगान देता था। तो ये साहूकार जो है किसानों का शोषण करते थे। तो साहूकार और जमींदारों ने किसानों का बहुत बहुत ज़्यादा शोषण किया है। तो ये विद्रोह इनके विरुद्ध हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह, और ये जो रंपा विद्रोह है ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध। 1879 से लेकर के 1920-22 तक ये विद्रोह चला, काफी लंबा। मतलब बीच में छुटपुट छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। नेतृत्व करता था सीताराम राजू, नाम याद रखना है, सीताराम राजू रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें जमींदार भी शामिल थे इस विद्रोह में। किसानों के साथ जमींदारों ने भी मिल करके अंग्रेजों का विरोध किया। तो यहाँ पर जो किसान थे वो मुट्टा कहलाते थे और जो जमींदार थे वो मुट्टादार कहलाते थे। ये जो विद्रोह हुआ था इसकी जांच सुलीवन नामक अंग्रेज अधिकारी ने किया। इस विद्रोह की जांच सुलीवन नामक अंग्रेज अधिकारी ने किया, और इसने ये सुझाव दिया, जब इसने जांच वांच किया तो ये सुझाव दिया कि जो नए जमींदार हैं उनको हटाओ और पुराने जमींदारों को रखो। मतलब कि जो नए जमींदार थे, नए विचारों के लोग रहे होंगे, युवा टाइप के लोग, तो वो किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करते रहे होंगे कि ये जो अंग्रेज हैं ये अच्छे नहीं हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। बाकी जो पुराने जमींदार थे जो कि अंग्रेजों के साथ रहे होंगे, अंग्रेजों के समर्थक रहे होंगे, तो इसीलिए इसने बोला कि नए जमींदारों के स्थान पर पुराने जमींदारों को रखें। इस टाइप का इसने सुझाव दिया था सुलीवन, ध्यान रखना। अगला है ताना भगत आंदोलन। ये भी काफी बार पूछा गया है, जो कि बिहार से संबंधित है। 1914 में हुआ था ये ताना भगत आंदोलन बिहार में। ये जो है लगान की ऊंची दर और चौकीदार कर के विरुद्ध था। लगान की दर ना काफी ऊंची होती थी, 50%, 66% ऐसा होता था, इससे भी ऊपर होता था लगान की दर। तो सोचिए किसान क्या खाएगा और क्या देगा, इस टाइप वाली बात होती थी। तो ये जो ताना भगत आंदोलन है लगान की ऊंची दरें और चौकीदार कर के विरुद्ध हुआ था। चौकीदार टैक्स भी इनको देना पड़ता था। मोदी जी बोलते हैं ना, मैं भी चौकीदार, हर घर में बोला जा रहा है मैं भी चौकीदार, तो दीजिए टैक्स। अगला है तेमागा आंदोलन। तेमागा आंदोलन ये हुआ था 1956 नहीं, 1956 में नहीं हुआ था, ये 1946 में हुआ था, माफी चाहूंगा। ये 1946 में हुआ था बंगाल में, तेमागा आंदोलन। तो कुछ आंदोलन ना, वो सिर्फ आपको नाम याद रखना है और स्थान याद रखना है। तो तेमागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। उसके बाद देखिएगा तेलंगाना आंदोलन, नाम से जाहिर है कि ये दक्षिण में हुआ था, तेलंगाना में। ये भी 1946 में हुआ था, जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध। कई सारे किसान आंदोलन ना जमींदार और किसानों के विरुद्ध, जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध हुआ है, तो इसको आप अलग से याद रखेंगे। जैसे कि पाबना विद्रोह, वो भी जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, ये भी जमींदारों के विरुद्ध। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध हुआ था या नहीं हुआ था। मोपला विद्रोह, ये भी ना जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। मोपला विद्रोह बड़ा फेमस है, इसको हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये हुआ था 1920 में। कहां हुआ था? तो केरल के मालाबार तट में। कई बार पूछा जा चुका है कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था, तो केरल देगा वो भी सही है, मालाबार तट देगा वो भी सही है, दक्षिण देगा वो भी सही है। कब हुआ था ये भी पूछा गया है। इसमें क्या था कि जो मुस्लिम कृषक थे, कृषक जो है मुस्लिम थे और इनके जो जमींदार थे वो हिंदू थे, तो इन्होंने जो है किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इन्होंने कुछ जमींदारों की हत्या भी कर दी। चूंकि किसान यहाँ मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे, तो कालांतर में इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। महात्मा गांधी ने भी ना शुरू में इस आंदोलन का समर्थन किया था। जब तक ये हिंसक नहीं हुआ था तब तक महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया था। तो जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। इसके अलावा जो नील क्रांति है, पाबना विद्रोह है, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था बिहार में। ये जो नील की खेती करते थे ना जो किसान, जो कि बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी इनसे जो है टैक्स लिया जा रहा था। जो 3 कठिया प्रथा बोला जाता है ना, वो महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है बिहार में
और ये फिर वहाँ जांच वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर ये इनका जो सत्याग्रह है वहाँ पर सफल होता है। तो चंपारण सत्याग्रह ये भी किसानों से संबंधित था, ध्यान रखना। तो ये भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो महात्मा गांधी जी को यहाँ पर सफलता मिली थी और महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था ये। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ये कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था 1918 में, गुजरात में। महात्मा गांधी जी का इससे फिर से संबंध था। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं जो कि आखिरी है, बारदोली सत्याग्रह। ये 1928 में हुआ था। ये भी किसान आंदोलन था गुजरात में और यहाँ पर नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, यहाँ पर ना इनको जो सरदार इनके नाम के आगे लगता है, ये इनको उपाधि दी गई थी, जो कि बारदोली के महिलाओं ने इनको उपाधि दिया था और महात्मा गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं, जैसे कि किसी पेपर में ना पूछा था कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वहाँ पर जो है महात्मा गांधी आपको ऑप्शन मिलेगा और साथ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बारदोली की महिलाओं ने। अगर बारदोली की महिलाएं दिया हुआ है तो वही फाइनल आंसर होगा। अगर वहां पर बारदोली की महिलाओं के स्थान पर वो नहीं है, बारदोली की महिलाएं अगर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में और महात्मा गांधी दिया हुआ है, तब आप महात्मा गांधी को टिक करेंगे। और ये बिल्कुल ऐसा लिया भी गया है, महात्मा गांधी को आंसर लिया गया है। देखिए ये कैसे हुआ होगा। जो बारदोली आंदोलन है उसका पूरा जो नेतृत्व है, करता धरता, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उन्हीं के कारण वो आंदोलन सफल हुआ। फिर महात्मा गांधी जी को भी वहां बुलाया जाता है। जब आंदोलन सफल हो जाता है तो सभा होता है और जो वहां की महिलाएं हैं वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार सरदार करके चिल्लाती हैं कि ये हमारे सरदार हैं आज से, इस टाइप से, मतलब उनको सरदार की उपाधि देते हैं। और वहां जो महात्मा गांधी भी उपस्थित थे तो वो महिलाओं का समर्थन करते हैं कि आज से जो है इनके नाम के आगे सरदार लगेगा, इस टाइप से। तो ऐसे में जो है दोनों ही आंसर सही है, लेकिन फाइनल अगर दोनों होता है तो वहां बारदोली की महिलाएं आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट पर आपको अगर कोई डाउट लगा तो, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।